Welcome back in our third session और यहाँ पर हम होफस्टेड्स फ्रेमवर्क की बात करने लगे जिसमें कि हम वैल्यूज अक्रॉस कल्चर्स को वो देखेंगे बिकॉज सपोज इन केस ऑफ मल्टीनेशनल जब आप क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटी में मूव करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि किस जगह का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैसा है और जाहिर है कि उस इलाके का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होगा वहां पे जिन हवालों से लोगों का ब्रॉटअप हुआ होगा वही चीजें उनके पर्सनैलिटी के अंदर भी असरअंदाज हो रही होंगी और वहां से उनका वैल्यू सिस्टम भी डेवलप वो हो रहा होगा। सो होफस्टेड ने अपने कल्चरल फ्रेमवर्क में 5 डायमेंशंस बेसिकली वो मेंशन की और उनमें हमारे पास पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, इसके ऊपर बात वो की जाती है। जब हम कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में पावर डिस्टेंस की बात करेंगे तो योर ऑथर सेज कि द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी एक्सेप्ट्स दैट पावर in institutions and organizations is distributed unequally। ठीक है, किस हद तक आपका इस बात पर यकीन है कि जो ताकत है वो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के अंदर भी और कल्चर के अंदर भी माशरती स्थिरता के हवाले से भी वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में दो हमारे पास कॉनोटेशंस फर्दर एक्सप्रेशंस फर्दर आते हैं। एक है लो डिस्टेंस, इसका मतलब होगा relatively equal power between those with status wealth and those without status and wealth, and high distance, which means extremely unequal power distribution between those with status wealth or those without status / wealth. Second dimension is talking about individualism versus collectivism. जब हम individualism की बात करते हैं तो your author says the degree to which people prefer to act as individuals rather than members of group। ठीक है, अब ये माशरती एस्पेक्ट है और जाहिर है कि इस माशरती एस्पेक्ट से ही उस माशरे के लोगों के अंदर भी ये चीज नजर वो आ रही होगी। इसी तरह कलेक्टिविज्म की जब हम बात करेंगे तो अ टाइट सोशल फ्रेमवर्क इन विच पीपल एक्सपेक्ट अदर्स इन ग्रुप्स ऑफ विच दे आर अ पार्ट और लुक आफ्टर देम एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ठीक है, जैसे जापानीज कल्चर के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है, वहां पर बड़ा कलेक्टिविस्ट एनवायरनमेंट है। सो अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर, वहां पे काफी हद तक हमें इंडिविजुअलिज्म का कॉन्टेक्स्ट नजर आता है। सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि जब हम लोगों को हायर कर रहे हैं, हम उनकी वैल्यूज एंड पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमें इस बात का भी अंदाजा हो कि वो किस कल्चरल बैकग्राउंड से हमारे पास आएंगे। Likewise, जब आप बात करते हो masculinity and femininity की, तो masculinity would mean the extent to which the society values work roles of achievement, power and control, and where assertiveness and materialism are also valued। ठीक है, जिसके बरक्स जब हम femininity की बात करते हैं तो the extent to which there is little differentiation between roles of men and women। ठीक है, सो ये हमारे पास दो कॉन्टेक्स्ट आ गए सोसाइटी के हवाले से फर्दर कि मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब हम फेमिनिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो इससे मुराद मेन एंड वुमेन डायरेक्टली नहीं होता। द नेक्स्ट डायमेंशन वी हैव इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, और अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस के बारे में वो कहते हैं कि द एक्सटेंट टू व्हिच अ सोसाइटी फील्स थ्रेटन्ड बाय अनसर्टेन एंड एम्बिगुअस सिचुएशंस एंड ट्राइज टू अवॉइड देम। ठीक है, इसकी दो हमारे पास सिचुएशंस आएंगी, एक है हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस और दूसरी है लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का मतलब होता है सोसाइटी डज नॉट लाइक एम्बिगुअस सिचुएशंस एंड ट्राइज टू अवॉइड देम। जिसके बरक्स जब हम लो अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो लो अनसर्टेनिटी में सोसाइटी डज नॉट माइंड एम्बिगुअस सिचुएशंस एंड एम्ब्रेसेस देम। ओके, तो ये दो तरह के हमारे पास कंसर्न्स हैं। जाहिर है कि यहीं से हमारे वैल्यू सिस्टम, यहीं से हमारी पर्सनैलिटीज उन्होंने भी डेवलप करना है, उन्होंने भी मैनिफेस्ट होना है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी के अंदर। द नेक्स्ट डायमेंशन वी हैव इन होफस्टेड्स कल्चरल डायमेंशंस अबाउट नेशनल मार्केट्स, वो है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन का मतलब होगा अ नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट दैट
emphasizes the future thrift and persistence. ठीक है, जिसके बरक्स शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन में a national culture attribute that emphasizes the present and the here and now. ओके, तो ये अब हमारे पास ओरिएंटेशन बदल गई. कुछ शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन के साथ हैं, वो आज को सिर्फ देख रहे हैं, वो उनका विजन, उनका मिशन वो बड़ा मायोपिक सा है, जिसके बरक्स कुछ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रखते हैं, वो दूर तलक सोचते हैं, वो दूर अंदेश हैं. उनकी बसीरत जो है, फहम फरासत जो है, वो सिर्फ शॉर्ट रेंज एक्टिविटीज और डेली कोर्स को नहीं देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स के बारे में प्लान आउट कर रहे हैं, वो परसिस्टेंट इन नेचर हैं. तो ये तमाम चीजें हमें मद्देनजर रखनी होंगी. इसी तरह इसी चैप्टर के हवाले से हमने ये पहले भी डिस्कशन की थी कि आपकी पर्सन जॉब फिट कैलकुलेट की जाती है, और जाहिर है कि जब आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो तो उसमें आपने पर्सन जॉब फिट को बहुत क्लियरली मद्देनजर रखना है, जिसमें हमने डिस्कस किया था ये हॉलैंड की जो पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी थी, जिसने कहा था कि देयर आर 6 पर्सनैलिटी टाइप्स एंड दैट प्रपोजेस द फिट बिटवीन पर्सनैलिटी टाइप एंड ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट डिटरमिन सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर. ठीक है, अब वो जो आपकी पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, दे कैन बी रियलिस्टिक, दे कैन बी इन्वेस्टिगेटिव, दे कैन बी सोशल, कन्वेंशनल, एंटरप्राइजिंग एंड आर्टिस्टिक. ये हमारे पास डिफरेंट तरह के पर्सन जॉब फिट के कॉनोटेशंस, पर्सन जॉब फिट की जो टाइप्स हैं वो अवेलेबल हैं. ठीक है, इसी तरह हमें पर्सन ऑर्गेनाइजेशनल फिट को भी देखना है, जिसमें कि ओवरऑल हम कल्चर के साथ कंपैटिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं एम्प्लॉइज की. सो जब आप इससे रिलेटेड डिफरेंट स्किल इन्वेंटरीज कैलकुलेट करोगे, तो वहां से हमें यह बात का अंदाजा होगा कि लोग रियलिस्टिक हैं, इमेजिनेटिव हैं, सोशल हैं, कन्वेंशनल हैं, एंटरप्राइजिंग हैं या आर्टिस्टिक हैं, और उनके कंकरेंट ऑक्यूपेशन जो हैं वो कौन कौन सी एडवाइस की जा रही हैं. फॉर एग्जांपल, रियलिस्टिक के केस में आप मैकेनिक, ड्रिल प्रेसर ऑपरेटर को प्रेफर कर रहे हो. इन्वेस्टिगेटिव के केस में बायोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट हो सकता है. सोशल के केस में सोशल वर्कर, टीचर, काउंसलर ये हो सकते हैं. कन्वेंशनल के केस में अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट मैनेजर, इनको हम काउंट कर सकते हैं. एंटरप्राइजेस के केस में लॉयर, रियल एस्टेट एजेंट, दे आर द पीपल having more enterprising type of personality. एंड आर्टिस्टिक केस में पेंटर, म्यूजिशियन, राइटर, ये सब हमारे पास प्रेफर्ड जो ऑक्यूपेशंस होंगी, कंकरेंट ऑक्यूपेशंस जो होंगी वो डिस्कशन में आएंगी. सो अब आपकी जो सारी पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, दे कैन बी इन अ क्रॉस मैच, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जो पर्सनैलिटी टाइप हम टेस्ट से कंडक्ट करेंगे उसमें डोमिनेंट एस्पेक्ट जो है वो कौन से वाला है. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर प्रोफाइल OCP मेंटेन किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर प्रोफाइल के बारे में वो कहता है कि यूजफुल फॉर डिटरमिनिंग पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट. ठीक है, जैसे भी हमने पर्सन जॉब फिट की बात की थी, बिल्कुल इसी तरह OCP कैलकुलेट किया जाएगा पर्सन ऑर्गेनाइजेशनल फिट को कैलकुलेट करने के लिए. अब नो डाउट कि इस वक्त हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज और बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज की बात कर रहे हैं अपनी सारी डिस्कशन में, कि जब आपने लोगों को हायर करना है तो ये तमाम चीजें देखनी चाहिए. लेकिन ऑब्वियसली we are looking from the viewpoint of IOPsychologist, कि एक IOPsychologist जो है वो किन डेप्थ्स में जाकर चीजों को एनालाइज करता है और किस तरह से वो देखता है कि हम राइट पर्सन को एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम वो हायर कर सकते हैं. सो यूजफुल फॉर डिटरमिनिंग पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है OCP का. यहाँ पे वो बात करता है कि सर्वे दैट फोर्सेस चॉइसेस, रैंकिंग्स ऑफ वंस पर्सनल वैल्यूज. ठीक है, सो यहां पर भी हम डिफरेंट सर्वेस को कंडक्ट करेंगे और हम ये चेक करना चाहेंगे कि लोगों का वैल्यू सिस्टम वो किस तरीके से एसोसिएटेड है कल्चर के साथ. नेक्स्ट स्टेप इज हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफाइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू लुक फॉर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन एफर्ट टू क्रिएट अ गुड फिट. अब जब हम अपने लोगों की वैल्यूज को जान लेंगे तो हमारे लिए ये डिटरमिन करना आसान होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम है, जो उसकी कॉर्पोरेट वैल्यू स्टेटमेंट आपने बनानी है, उनको हम किस तरीके से डिजाइन और डेवलप करें ताकि लोग कल्चरल शॉक में भी नहीं जाएं और एक कंपैटिबिलिटी की एनवायरनमेंट क्रिएट हो, सो दैट वी कैन हैव हायर लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, वी कैन हैव हायर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, वी कैन हैव हायर लेवल्स ऑफ रिटर्न, वी कैन हैव हायर लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो ये सब हमारे जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अब अबव एवरेज रिटर्न के एक्सप्रेशंस हैं वो हम अचीव कर सकें.
So that also concludes our this part of the chapter as well. यहाँ तक हमारी basic discussion थी, which I wanted to discuss with you in the slides. इसके अलावा गूगल क्लासरूम के ऊपर मैंने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर किए हुए हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स में आपको ग्राफोलॉजी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ग्राफोलॉजी का टेस्ट आप कैसे कंडक्ट करते हो, जिसमें क्या हैंड राइटिंग की असेसमेंट हम करते हैं और हैंड राइटिंग से हम पर्सनैलिटी को इवेल्युएट करवाएंगे. सो आप लोग गूगल क्लासरूम के ऊपर अवेलेबल जो आपको मैंने वर्ड फाइल्स एंड पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड की हुई हैं, काइंडली उनको आप गो थ्रू कीजिए सो दैट यू कुड नो कि व्हाट आर द अदर फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट्स व्हिच शुड बी कंडक्टेड व्हेन यू आर हायरिंग एंड सिलेक्टिंग एंड रिक्रूटिंग द पीपल. और ये बात भी याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं होता कि इन तमाम टेस्ट को आपने सिर्फ एक मरतबा कंडक्ट करना है हायरिंग के वक्त, बल्कि आप इनको साल के दौरान भी, जब आप फाइनेंशियल ईयर में आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप उस दौरान भी लोगों की पर्सनैलिटीज को इवेल्युएट कर सकते हो, ये जानने के लिए कि क्या इनके जॉब फिट सही है कि नहीं, क्या इनका सेटिस्फेक्शन लेवल हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या इनका बोर्डम, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, जॉब बर्नआउट वो तो प्रिवेल नहीं कर रहा. हम उनकी जॉब डिससेटिस्फेक्शन के रिस्पॉन्सेज को कैलकुलेट भी कर सकते हैं. तो इसके मल्टीपल यूजेज जो है वो हो सकते हैं इन तमाम टेस्ट को यूज करने के. सो बीइंग द एक्सपर्ट्स, आपको इस बात का जब अंदाजा होना चाहिए कि आपका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इस सारी रिसर्च को लॉन्च करने का. सो अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने के बाद ऑब्वियसली आप इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लोगे, जिन इंस्ट्रूमेंट से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट वो करना है. ठीक है. अब ये चैप्टर एंड के ऊपर जैसे उसने एक चेकअप वैल्यूज का एक छोटा सा वो क्विज पूछा हुआ है. इन कंट्री जे, supposedly most of the top management team meets employees at the local bar for a beer on Friday and there are no reserved parking spaces. Someone is on a first name basis with each other. Everyone is on the first name basis with each other. Country J, according to Hofstede framework, is probably low on what dimension? तो वहां पर अब चूंकि सब एक दूसरे को फर्स्ट नाम से बुला रहे हैं, वहां पर कोई पार्किंग स्पेसेस जो है वो रिजर्व नहीं है, सब एक दूसरे को इक्विटी के साथ डील कर रहे हैं. सो दैट कंट्री जे कुड बी हैविंग लो पावर डिस्टेंस. ठीक है. एंड दैट कंट्री जे इज ऑब्वियसली ही इज रेफरिंग टू सपोजिटली जापान. ठीक है. So that is how different expressions can be used to determine कि वहाँ के लोगों का जो तासुर होगा, वहाँ के लोगों के जो moods and emotions होंगे, जो personality aspects होंगे, वो किस तरह से develop करते हैं और eventually उनकी demonstration हम organizations में वो कैसे देखेंगे. तो यहाँ पर my dear students, हमारा आज का सेशन जो है डिस्कशन का सेशन वो वाइंड अप हो रहा है. आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप काइंडली मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो. इसके अलावा बेटा फाइल्स, आपके लेक्चर नोट्स, ये सब चीजें आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर अवेलेबल हैं, उनको गो थ्रू कीजिए और जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं वो आप डिस्कस मुझसे कर लीजिए. थैंक यू.